हेलो एवरीवन। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे जेबीटी, टीजीटी, एलटी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ था? कब से प्रारंभ हुआ पूछा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका प्रयोग भारतीय चुनावों में, इलेक्शंस में कब शुरू हुआ था? 1996, 1997, 1998 या 2000? तो अगर बात करें कि भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो आई थी, ठीक है, का उपयोग जो हुआ था, ठीक है, तो सबसे पहले 1982 में। ठीक है, तो प्रयोग भारतीय चुनावों की बात की जाए तो भारतीय चुनावों में इसका जो प्रयोग था 1998 में। ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड सही रहेगा। ठीक है, मतलब नवंबर 1998 में जो था के बाद आम चुनावों, उपचुनावों में प्रत्येक संसदीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी उसका यूज किया जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हम लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, दादर एवं नागर हवेली का जो उच्च न्यायालय है के क्षेत्राधिकार में आता है, किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। यानी दादर व नागर हवेली किस उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है? तो वो है बंबई हाई कोर्ट के अंडर। ठीक है, तो इस तरह से बंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। इसके अलावा बात करें गोवा, राज्यों के साथ साथ दादर और नागर हवेली, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है। जबकि कलकत्ता की बात करें तो कोलकाता में इसका क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी का जो है ये इसका क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पर है। ठीक है, जबकि मद्रास उच्च न्यायालय की बात करें तो तमिलनाडु पर आ जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 है, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन 1 हम लेंगे, 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। रिमूव्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, जिसके बाद इसे क्या किया गया था? एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 6 में, 12 के अध्याय 6 में अनुच्छेद 301 के तहत इसे एक कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया गया कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार इसको बना दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? तो विधान परिषद की पूछा गया है तो कम से कम 2 बैठकें होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन सेकंड। ठीक है, यानी दोनों बैठकों के बीच 6 मंथ का जो गैप है वो होना चाहिए, अंतराल नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना चल पड़ता है। ठीक है, तो संविधान के आर्टिकल 174 के तहत किसी भी सदन को सत्र के बुलाने के लिए भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है और इस अनुच्छेद के अनुसार विधानमंडल की एक बैठक के अंतिम सत्र की तारीख 6 महीने के भीतर दूसरा सेशन जरूरी होता है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? प्रधानमंत्री जो है वो क्या होता है? नेता होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नामित प्रथम अभिनेत्री जो थी, फिल्म अभिनेत्री, वो उसका नाम क्या आएगा? तो नरगिस दत्त जो है वो सही आंसर आएगा, ऑप्शन 1 इनको जो था चुना गया था। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
7, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यपाल सही आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? 330 है, 336 है, 343 है या 351 है? तो 351 इसका राइट आंसर रहेगा, यानी हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस अनुच्छेद के तहत क्या किया गया है? संघ का एक कर्तव्य है कि एक हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाए और उसका विकास करे, ताकि भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके हिंदी भाषा। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक, गैर सरकारी, धन विधेयक या इनमें से कोई नहीं? तो धन विधेयक जो है इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते, वे या तो अपनी मंजूरी दे सकते हैं या उसे अस्वीकार कर सकते हैं। तो साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और धन विधेयक के मामले में ऐसा करने की शक्ति नहीं दी गई है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे ऐसे? तो उनका नाम रहेगा चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन 1। ठीक है, ये जो थे इन्होंने 28 जुलाई 1979 टू 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री का पद जो था संभाला था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर या राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर। तो ऑप्शन डी हम लेंगे, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है उसके कार्यकाल से पूरा होने से पहले ही। और ये कार्यकाल जो है, ठीक है, जैसे ये शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंडर रहती है और 85(2) के अंडर आती है। ठीक है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति जो है, ये तो 82 के अंदर मैंने आपको बताया, लेकिन आर्टिकल 85 जो है इसके तहत राष्ट्रपति में जो शक्ति दी गई है प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्यवाही करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निदेशक तत्व या भारतीय नागरिकता? तो ऑप्शन 3, राज्य के नीति निदेशक तत्व या संविधान की प्रस्तावना इसमें आएगी। ठीक है, यानी भारतीय संविधान का वह भाग है जो मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं आएंगे, ना ही नागरिकता आएगी, ना ही मूल अधिकार। तो इसमें प्रस्तावना आएगी। प्रस्तावना संविधान के मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक को समाहित करती है, जिसका पूरा नाम संविधान पर ही जिस पर पूरा संविधान क्या है, आधारित है। तो प्रस्तावना इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा, नीलम संजीव रेड्डी। मतलब 1982 में रेड्डी के बाद जैल सिंह ने पद संभाला था। ठीक है, और जो मुरारजी देसाई थे, चरण सिंह और इंदिरा गांधी के साथ इन्होंने काम किया था। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी ने। ओके, तो ये रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं है? यहाँ से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री या योजना आयोग के सदस्य? तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति संस्था का हिस्सा नहीं होते, तो राष्ट्रपति हम लेंगे। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार कितने समय के लिए लागू होता है? तो ये कितने समय के लिए लागू होता है? लगभग 6 महीने के लिए लागू होता है। ठीक है, हर 6 महीने में संसद की मंजूरी में अधिकतम 3 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है,
भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, किस अनुच्छेद में कही गई है? तो आर्टिकल 44 में कही गई है। बाकी इसके राइट आंसर नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड लेंगे। और भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये हिस्सा है, और इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 40 जो है ये क्या कहता है? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। आर्टिकल 45 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के बारे में, जबकि आर्टिकल 48 का जो है पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने की बात कहता है, जबकि आर्टिकल 44 इससे संबंधित है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता, मतदाता, राष्ट्रपति या संसद के? तो ये जो होती है जनता में निहित होती है, ऑप्शन 1। यानी प्रस्तावना स्पष्ट रूप से कहती है कि संविधान जो है भारत की जनता को समर्पित है और शक्ति का अंतिम स्रोत जनता ही कहलाती है, तो इसीलिए जनता राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 18, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, गृह मंत्री, चुनाव आयुक्त या प्रधानमंत्री? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है रहता है अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जो है ये रहेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 3। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, बयालीसवें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज सिद्धांत या नीति निर्देशक सिद्धांत? तो ऑप्शन सेकंड, मौलिक कर्तव्य के नाम से। यानी 1976 के इस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा था, जिसे बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कर्तव्य की संख्या कितनी कर दी गई थी? 11 कर दी गई थी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक, कोलकाता, ठीक है, या मुंबई या लक्षद्वीप? तो इसमें राइट आंसर रहेगा लक्षद्वीप, सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान कैसा है? यानी इसकी विशेषता है कठोर, लचीला, ना ही कठोर है ना ही लचीला, अष्टता कठोर, अष्टता लचीला, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। यानी पूरी तरह से कठोर भी नहीं है और पूरी तरह से लचीला भी नहीं है, तो इसलिए ये मतलब इन दोनों का मिश्रण है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा? तो सामाजिक नियंत्रण यानी समाजवाद का जो अर्थ रहता है आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है, जिसमें विविध आर्थिक और सामाजिक प्रणालियां शामिल है, जिसमें विशेषता उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व है, जो निजी स्वामित्व के अपोजिट है, उसके विपरीत है, उसके विरुद्ध है, और ऐसी प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़े आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों को, इनके आंदोलनों का ये वर्णन करता है समाजवाद। एंड क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इनमें से सभी? तो ये जो है इनमें से सभी ही रहेंगे, ठीक है। यानी जो भारत का राष्ट्रपति है राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू कर सकता है, ठीक है, और राज्य आपातकाल लागू कर सकता है और वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी उद्घोषणा कर सकते हैं, तो इसलिए इनमें से सभी ये राइट आंसर रहेगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, संसद के किस सदन या किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो लगभग 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि संसद को 1 वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना ही होगा, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में ऑलरेडी बताया गया है। तो ये है आज के इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो अच्छे से एक-एक क्वेश्चन आप कवर करिए। साथ में एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।